Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manipuri and welcome to my YouTube classes. And now, today we are going to study about the outbreak of the revolution. And this is the part second of this chapter. Chapter number 1, History, class 9th, French Revolution. And now, here the mentions Louis XVI had to increase taxes for reason you have learned in the previous section. How do you think he could have gone about doing this? ठीक है कि अब देखिए ये जो है चैप्टर 1 का पार्ट सेकंड है, इसका मतलब होता था आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन कि रिवॉल्यूशन को आउटब्रेक कैसे किया गया, रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, ये उसी के बारे में है कि रिवॉल्यूशन शुरू कैसे हो। तो यहाँ पर जो पहला पैराग्राफ मेंशन किया हुआ है वो ये है कि लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस, कि लुई 16 जो कि फ्रांस के सम्राट थे उन्होंने क्या कर दिया, टैक्स को इम्पोज कर दिया, जैसा कि हमने प्रीवियस सेक्शन पर इसको पढ़ा हुआ है। लेकिन हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस, लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते थे, क्योंकि इस टाइप से कोई भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं था। इस चीज को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि इन फ्रेंच द ओल्ड रेजिम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन, कि राजा जो था, सम्राट जो था, वो अकेला अपनी इच्छा के अनुसार टैक्स को इम्पोज नहीं कर सकता था, लोगों पर टैक्स नहीं लगा सकता था। देखिए, इनका टैक्स लगाने का एक ही रीज़न था, क्योंकि फ्रांस के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से इनको टैक्स लगाना पड़ा, अननेसेसरी टैक्स लगाना पड़ा, लेकिन वो अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकते थे। ठीक है, रादर ही हैड टू call a meeting of the state general which would then pass his proposal for new taxes। तो इसके लिए स्टेट जनरल, जिसको प्रतिनिधि सभा बोलते हैं, कि बैठक बुलाकर इनकी मंजूरी लेनी पड़ती थी टैक्स के लिए। द स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, की 3 स्टेट जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्लर्गी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट। ठीक है, तो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, प्रतिनिधि होते थे, वो यहाँ पर आते थे। ठीक है, और वो अपना अपना वोट देते थे। हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी, लेकिन इसके लिए क्या होता था कि सम्राट ही यह निर्णय लेता था कि संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। देखिए, लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614, और लास्ट में मतलब इससे पहले जो बैठक बुलाई गई थी वो 1614 पे बुलाई गई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है इसका ये है कि ऑन 5th of May 1789 लुई 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। तो 1789 5th of May 1789 को लुई 16 ने ये नए टैक्सेस लगाने के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। ठीक है, इसके बाद लिखा कि रिस्प्लेंड हॉल इन वर्साई वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स, और वर्साई एक जगह का नाम है, वहां पर एक आलीशान भवन को सजाया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर कौन कौन से लोग आए। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच, कि पहले और दूसरा स्टेट यानी गैलर्गी एंड नोबिलिटी, इनसे 300 प्रतिनिधि आए। एंड ईच हु वर इज सीटेड इन रो फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड्स, और इनको क्या किया गया कि इन प्रतिनिधियों को आमने सामने की कतारों पर, रोज पर बैठाया गया। वाइल द 600 मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक, जबकि जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे वो 600 मेंबर्स आए, 600 प्रतिनिधि आए, और उनको क्या किया गया, द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर, और उनको पीछे खड़ा किया गया। ठीक है, ये लिखा कि स्टैंड एट द बैक, द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड मेंबर, और थर्ड स्टेट में इसके जो मेंबर्स थे वो शिक्षित वर्ग के लोग थे, समृद्ध लोग थे। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज मेंशन किया गया, पियसेंट, आर्टिसंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली, कि जो वोमेन थे, किसान थे, पेशेंट जो थे किसान थे, वोमेन्स थे, और कारीगर जो लोग थे, आर्टिसंस जो लोग थे, उनको डिनाइड कर दिया गया, उनको मना कर दिया गया, उनको असेंबली में एंट्री की इजाज़त नहीं थी। हाउएवर देयर ग्रीवेंस, ठीक है, तो ग्रीवेंस का मतलब शिकायत होता है, एंड डिमांड्स यानी मांगे, उनकी जो शिकायत और जो मांगे थी, ठीक है, उनको लिस्टेड किया गया लगभग 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड ब्रॉट विद देम, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो इन डिमांड्स को अपने साथ लेकर आए थे। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर है कि वोटिंग इन द स्टेट जनरल in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote। ठीक है, अब देखिए कि पुराने जैसा पहले चला आ रहा था उसी तरीके से यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की गई, और हर एक स्टेट को, प्रत्येक पार्ट को एक वोट देने का राइट्स दिया गया कि एक वोट देगा, यानी
तीनों, जैसे 300 मेंबर फर्स्ट स्टेट से थे, 300 मेंबर सेकंड स्टेट से थे और 600 मेंबर थर्ड स्टेट से थे। तो इनको बोला गया है कि एक एक वोट आप दीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, दिस टाइम टू लुई 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। इसी प्रैक्टिस को जो पहले से चली आ रही थी लुई 16 ने कंटिन्यू करने की कोशिश की। बट द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट द वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल। लेकिन थर्ड स्टेट ने क्या बोला कि प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि प्रत्येक स्टेट को, यानी वो 600 लोग हैं और एक मत, ये उनको ठीक नहीं लगा। उनका मतलब ये था कि यदि हम 600 लोग हैं तो हम 600 लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, एक नहीं देगा कोई भी। वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, जहां पर हर मेंबर का वोट एक होना चाहिए। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर लाइक रूसो इन हिज बुक द सोशल contract. When the king rejected the proposal, member of third state walked out the assembly in protest. लेकिन क्या किया गया, ये एक लोकतांत्रिक था, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक आइडिया था जिसको कि रूसो नामक राइटर ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। लेकिन जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो क्या किए, वो वॉकआउट कर गए असेंबली से और अपना प्रोटेस्ट यानी विरोध दिखाते हुए। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज ए स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। जो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि थे वो खुद को पूरी फ्रांसीसी राष्ट्र का स्पोक्समैन मानते थे, प्रवक्ता मानते थे कि पूरे राष्ट्र की तरफ से हम बोल रहे हैं। ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्साई। ये 20 जून को ये सारे के सारे वर्साई के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ अ नेशन असेंबली एंड सोर नॉट अ डिस्पर्ट टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दे वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। और क्या किया इन्होंने, ठीक है, शोर का मतलब यहाँ पर शपथ से उन्होंने अपने आप को ही नेशनल असेंबली घोषित कर दिया कि बोला कि हमको अब फर्स्ट और सेकंड स्टेट की जरूरत नहीं है, हम थर्ड स्टेट के लोग ही नेशनल असेंबली बना सकते हैं। और वहाँ पर इन्होंने शपथ ली कि जब तक वो सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं तैयार कर लेंगे तब तक ये असेंबली उनकी भंग नहीं होगी, तब तक असेंबली जो है वो खत्म नहीं होगी। क्योंकि सम्राट जो था वो मोनार्क से चला आ रहा था, तो जिससे उसकी पावर बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, और वो अपने पावर के दम पर ठीक कुछ भी निर्णय ले सकता था, कुछ भी घोषणा कर सकता था। तो ये उन्होंने उस पावर को कम करने के लिए खुद को नेशनल असेंबली बना दिया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ लिखा है कि दे वर लेड बाय मिरावियो एंड आवेसिये। देखिए अब ये दो लोगों ने इस ये जो मूवमेंट चल रहा था उसको लीड किया, मिरावियो एंड आवेसिये। मिरावियो वाज बोर्न इन अ नोबल फैमिली बट वाज कन्वेंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विथ अ सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। कि जो मिरावियो थे उनका जन्म भी एक कुलीन परिवार में हुआ था, बड़े परिवार में हुआ था, लेकिन वो भी जो फ्यूडल के प्रिविलेजेस थे, सामंतों के जो विशेष अधिकार थे, उसको समाज की जरूरत समझते थे उनको खत्म करना। ठीक है, ही ब्रॉट आउट अ जनरल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीच टू द क्राउड असेंबल एट वर्साई। उन्होंने एक पत्रिका निकाली और और पावरफुल स्पीच डिलीवर्ड किया वर्साई के लोगों के असेंबली में। देखिए कि यहाँ पर ये अपना स्पीच देते हुए दिख रहे हैं, ये है मिराविये, ये है क्राउडेड जो कि थर्ड स्टेट के लोग हैं जिन्होंने जनरल असेंबली बनाई थी। ये टेनिस कोर्ट में ओथ लेते हुए दिखाया जा रहा है जहाँ पर इन्होंने अपनी पावरफुल स्पीच को डिलीवर्ड किया। अब यहाँ पर आवेसिये के बारे में है कि आवेसिये ओरिजिनली अ प्रीस्ट रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट। ठीक है, आवेसिये, अब ये नया नाम मतलब दूसरा नाम था जिन्होंने लीड किया था इस मूवमेंट्स को। तो उन्होंने क्या किया, आवेसिये ये बेसिकली एक प्रीस्ट थे, पादरी थे, ठीक है, और उन्होंने एक पैम्पलेट, ये जिसको प्रचार पुस्तिका बोलते हैं, निकाला जिसका शीर्षक था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, कि थर्ड स्टेट क्या है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ है कि वाइल द नेशन असेंबली वाज बिजी एट वर्साई ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन द रेस्ट ऑफ फ्रेंच सीथेड विथ टर्मोइल। देखिए कि जब नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप करने में व्यस्त था तो पूरा फ्रांस जो था वो आंदोलित था, लोग आंदोलन करने के लिए तैयार थे। अ सेवरी विंटर हैड मीन्ड अ बैड हार्वेस्ट, द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज ऑफन, बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। देखिए कड़ाके की ठंड पड़ने की वजह से वहाँ की सारी फसल जो थी बर्बाद हो चुकी थी, ठीक है, और जो ब्रेड था उसकी कीमत जो थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई। ब्रेड जो है फ्रांस के अंदर एक स्टेपल फूड माना जाता है, एक
कहना चाहिए मुख्य फूड है जिसको लोग वहाँ जहाँ के फ्रांस के लोग जिसको खाते थे। तो वहाँ पर जो बेकरी वाले लोग थे लोगों को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया, होर्डिंग्स करना स्टार्ट कर दिया ब्रेडों की, ताकि जब कीमत बढ़ जाए तब ये लोगों को बेचा जाए। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्वाइस एट द बेकरी, क्राउडेड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। तो लोग गुस्साए हुए थे और दुकानों पर हमला कर दिया। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्ड ट्रूप टू मूव इनटू पेरिस, और उसी समय सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है कि द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉयड द बस्टाइल, और जो एजिटेटेड यानी गुस्साए हुए जो लोग थे उन्होंने क्या कर दिया, बास्तील पर हमला कर दिया और उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर है, इन द कंट्री साइड यानी गांव के जो लोग होते हैं, देहाती इलाके होते हैं, शहर के आसपास के, उनको कंट्री साइड बोला जाता है। ऑन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ मैनर हैड हायर्ड बैंड ऑफ ब्राइंड who were on their way to destroy the ripe crops। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि गांव ये अफवाह फैल गई कि जागीरों के जो मालिकों ने, ठीक है, कि भाड़े के लोगों को बुला लिया है ताकि वो जो पकी फसलें हैं गांव के अंदर उनको नष्ट कर सकें। नाउ द नेक्स्ट, caught in frenzy of fear, peasants several districts seized nose and pitchfork and attacked चीटियक्स। ठीक है, देखिए कि क्या हुआ कि कई जिलों में डर की वजह से, ठीक है, किसानों ने क्या किया, कुदाल लेकर, बेलचे लेकर जो किले बने थे वहाँ पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। दे लूटेड हॉर्डेड ग्रेन्स एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मोनोरियल ड्यूज। ठीक है, अब देखिए क्या किया उन्होंने कि अन्न के जो भंडार थे किलों पर उसको लूट लिया, क्योंकि फसल के जाने का खतरा था, अन्न के भंडारों को लूट लिया। और लगान के संबंधित जो भी दस्तावेज थे, मोनोरियल ड्यूज का मतलब यहाँ पर लगान से है। ठीक है, मोनोरियल ड्यूज की जो राजा को देने वाला जो ड्यूज होता था, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबको जला दिया। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबेल्स फ्लीड फ्रॉम देयर होम्स, मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नाइबरिंग कंट्रीज। और क्या हुआ कि जो कुलीन लोग थे, बड़े लोग थे, ठीक है, वो अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए किसानों के डर से, और बहुत सारे लोग तो जो नाइबरिंग कंट्रीज थे वहाँ चले गए। Now faced with the power of revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accept the principle that his power would form now be checked by Constitution। ये सारी चीज़ों को देखते हुए, ठीक है, जो लोगों ने विद्रोह किया था, ठीक है, तो उनकी शक्ति का अनुमान लगाते हुए लुई 16 ने नेशनल असेंबली को क्या कर दिया, मान्यता दे दी। और उन्होंने यह भी मान लिया कि जो अब सत्ता चलेगी वो संविधान का उस पर अंकुश होगा और संविधान के अकॉर्डिंग चलेगी। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डेक्री एबोलाइजिंग अ फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। और 4 अगस्त 1789 की रात को जो असेंबली, जनरल असेंबली बनाई गई थी, उन्होंने करों और जो कर्तव्य और जो भी सामंतों पर बंधन लगाने वाली व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश, यानी उनको खत्म, एबोलिशन का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है, वो आदेश ला दिया। किस चीज़ का, डिक्री। डिक्री का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से है बेटा, डिक्री का मतलब एक का कानून जो उन्होंने बनाया, एक जो लिस्ट बनाई है ना, उसके ऊपर से इसको डिक्री कहा गया है। एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम, की फ्यूडल सिस्टम को एबोलाइज कर दिया। ऑब्लिगेटिंग द टैक्सेस, ठीक है, ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस, जो टैक्सेस थे, जो बंधन थे, उनको खत्म करने के लिए उन्होंने एक संविधान बना दिया। मेंबर्स ऑफ द ग्लेरगी टू वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, धार्मिक कर जो ग्लेरगी लोग थे, ठीक है, उनको फोर्स किया गया कि वो अपने प्रिविलेजेस, विशेष अधिकार को छोड़ें। फिर टीथेस वर एबोलाइज्ड एंड द लैंड ऑन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। ठीक है, जो भी चर्च के पास जो ज़मीन थी उसको जब्त कर ली गई। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड असेस्ड वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिब्रे। ठीक है, इस तरीके से कम, ठीक है, 2 बिलियन लिब्रे गवर्नमेंट के हाथ में आ गए, ना नेशनल असेंबली के पास आ गए। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, ये वर्ड्स आप लोग देखते रहेंगे, इनको पढ़ लेंगे आप लोग। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो होगा बेटा फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कि फ्रांस जो है वो कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। ठीक है, जो कि हमारे इस चैप्टर का 3rd पार्ट होगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।